Hi, so this is day number 6, 9 p.m. quiz. First question पॉलिटी का है. Consider the following statements regarding election campaigning. Election campaigning. A candidate can be disqualified for spending more than prescribed limit for election campaign. Election campaign है. Election campaign में एक certain expenditure होता है. वो सर्टेन एक्सपेंडिचर अगर आपने एक्सीड किया तो वो कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. देयर इज नो कैप ऑन अ पॉलिटिकल पार्टीज एक्सपेंडिचर फॉर कैंपेनिंग. तो इंडिविजुअल कैंडिडेट के लिए एक सर्टेन कैप है बट पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोई भी कैप नहीं है. इज इट ट्रू? देयर इज नो कैप ऑन अ पॉलिटिकल पार्टीज एक्सपेंडिचर फॉर कैंपेनिंग. पॉलिटिकल पार्टी जितना चाहे उतना पैसा खर्च कर सकती है इलेक्शन कैंपेनिंग में. इज दिस ट्रू? सो यहाँ आपको बताना है इन दोनों में से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं. करेक्ट. वन ओनली, टू बोथ एंड नीदर वन एंड टू. सो इसका क्या आंसर होगा? सी. जो सेकंड स्टेटमेंट है इधर लिखा है नो कैप. नो कैप मतलब पॉलिटिकल पार्टी के एक्सपेंडिचर में किसी भी टाइप का कोई कैप नहीं है. दिस इज ट्रू. दिस इज ट्रू और इसीलिए इसका अक्सर क्रिटिसिज्म भी होता है इलेक्शन एक्सपेंडिचर पे. There is no cap on a political party's expenditure for campaigning. Candidate can be disqualified for spending more than prescribed limit for election campaign. तो ये स्टेटमेंट भी एब्सोल्युटली ट्रू है. ये जो लिमिट होती है ना, ये लिमिट राज्य स्तर पे भी अलग होती है. जैसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बिगर स्टेट है, तो वहाँ लिमिट से 28-30 लाख लाइक दैट. तो ये जो लिमिट होती है ये मैक्सिमम लिमिट होती है कैंडिडेट के ऊपर कि कैंडिडेट चुनाव लड़ने में 28, 30, 25, 30 लाख रुपए से ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकता. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो द राइट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2. ऑलराइट. अब ये बताइए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. The official language of the Indian Union shall be Hindi in the Brahmi script. The Constitution recognizes English as the primary language of the Supreme Court and the High Court. तो English को Constitution recognize करता है primary language of the Supreme Court and the High Court. इन दोनों में से correct statement क्या है? सी. द रीज़न बीइंग, मैं इतना स्लोली इसको पढ़ता हूँ और एक एक शब्दों पे ऐसे एम्फेसिस करके आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि दिस इज़ द वे वी शुड अटेम्प्ट क्वेश्चंस. हमको आता बहुत कुछ है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो सवाल ही नहीं पढ़ते हैं अच्छे से. अगर आप क्वेश्चन ही नहीं पढ़ोगे तो आंसर आपका कैसे करेक्ट होगा? सो दैट इज़ वाई क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, दिस शुड बी योर हैबिट. ये हैबिट में लाना है. ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडियन यूनियन की, शेल बी हिंदी इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट. कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है इंग्लिश प्राइमरी लैंग्वेज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में. करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि इंग्लिश प्राइमरी लैंग्वेज होगी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की. फॉर सम टाइम शुरुआत में ये डिसाइड हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में इंग्लिश एज द प्राइमरी लैंग्वेज होगा. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. हमें हमेशा साइमल्टेनियस वर्क करना चाहिए. इधर स्टेटमेंट आप रीड कर रहे हो और इधर ऑप्शंस एलिमिनेट करते जाओ. ये फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका मतलब आपका 2 ओनली गया और नीदर 1 नॉर 2 गया. अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे. जब भी आप ऐसे एलिमिनेट कर पा रहे हो, 50% आपने एलिमिनेट कर दिया, 2 ऑप्शंस है, एट टाइम्स आपको रिस्क चांस आप ले सकते हो. अगर आपका स्कोर ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं हो रहा है, यू कैन टेक चांस, क्योंकि यहाँ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है करेक्ट होने की. 50% ज़्यादा हो गई है. सो दिस इज़ 1 ओनली या बोथ 1 and 2 होगा. अब देखो, नहीं, अगेन 1 ओनली तो हो ही नहीं सकता, 2 ओनली या बोथ 1 and 2. सी, इस टाइप का मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए. बी अटेंटिव. ये जो एग्जाम है ना, इट्स ऑल अबाउट कॉन्सेंट्रेशन. इट्स ऑल अबाउट कॉन्सेंट्रेशन. सो जो फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट है ये ट्रू है. अब जो फर्स्ट है उसमें यहाँ तक तो ठीक था, बट ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट है या फिर देवनागरी स्क्रिप्ट है? दिस इज नॉट ब्राह्मी, दिस इज देवनागरी. तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया. सो द राइट आंसर इज बी, 2 ओनली. 2 ओनली. ओके. सो दिस इज द वे टू सॉल्व MCQs. अब ये बताइए, विद रेफरेंस टू 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पहला स्टेटमेंट है, इट इंट्रोड्यूस द 10% EWS कोटा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा. इट अमेंडेड आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये अमेंडमेंट हुआ.
एक नया कैटेगरी आया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो उनको एजुकेशन में 10% का रिजर्वेशन होगा EWS का। अब बिकॉज ये राइट टू इक्वालिटी, एम्प्लॉयमेंट 16, तो इन दोनों में क्या अमेंडमेंट करने की ज़रूरत पड़ी? तो देखो ये ट्रू है, 10% EWS जो होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा, ये आया था 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019। ये अभी काफ़ी न्यूज़ में भी था। न्यूज़ में ये था कि क्या इकोनॉमिक क्राइटेरिया हो सकता है रिजर्वेशन का, तो फिलहाल के लिए दिस इज यस। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट भी ट्रू है बिकॉज आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, वहाँ अमेंडमेंट करने पड़े इस 103 10% EWS को अकोमोडेट करने के लिए। सो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा नीदर 1 नॉर 2। वाई? बिकॉज सवाल में पूछा गया था नॉट करेक्ट। ओके, ये गलती नहीं होनी चाहिए। नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। दिस इज ट्रू पूछा गया है नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन होगा डी, नीदर 1 नॉर 2। ऑलराइट, नेक्स्ट, ब्लिजार्ड कम अंडर विच टाइप ऑफ नेचुरल डिजास्टर? ये किस टाइप का नेचुरल डिजास्टर है? टेल। बायोलॉजिकल, टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक और एटमॉस्फेरिक। विच टाइप ऑफ नेचुरल डिजास्टर इज ब्लिजार्ड? तो ये बायोलॉजिकल तो है नहीं। कोविड-19 को किस टाइप का डिजास्टर कहा जाएगा, ये भी आप बताना। कोविड-19। टेरेस्ट्रियल, ये भी नहीं है। एक्वाटिक नहीं है। ब्लिजार्ड जो होता है ये होता है एटमॉस्फेरिक। क्लास 11th की एक NCERT बुक है इंडिया फिजिकल, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैं उसका एक 1 स्टैंड अलोन कंपाइलेशन भी अभी आपसे शेयर कर दूंगा, पूरी बुक का हाईलाइटेड वर्जन। उस बुक को एक बार अच्छे से गो थ्रू करना है। इसी महीने में, इसी वीक में आप उसको रिवाइज करोगे। उस जो NCERT की किताब है उससे क्वेश्चंस बहुत पिक होते हैं। जैसे यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है एटमॉस्फेरिक क्या होता है, ये एटमॉस्फेरिक है। टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक, बायोलॉजिकल, ये लास्ट का चैप्टर है डिजास्टर मैनेजमेंट का। वेरी वेल रिटन क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल डिजास्टर। सो ब्लिजार्ड कहाँ पे आ रहा है? एटमॉस्फेरिक डिजास्टर है, एटमॉस्फेरिक डिजास्टर है। ओके, देखो बायोलॉजिकल कहाँ पे आ रहा है? वायरल डिसीजेज आ रहा है, सच एज बर्ड फ्लू, डेंगी एटसेट्रा, बायोलॉजिकल। ओके, सो ये होते हैं नेचुरल डिजास्टर। सी, सवाल इतने इजी आते हैं और इन सवालों को अगर हम गलत करते हैं ना तो हमारा सिलेक्शन रुकता है। ये एक बहुत बड़ा मिथ होता है स्टूडेंट्स में कि हमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा तो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तो देखो ऐसा होता है किसी से भी नहीं बनेगा, और ये जो एग्ज़ाम होता है वो होता है रिलेटिव। द आइडिया इज़ जिस स्टूडेंट से ये बन रहा है, ऐसा नहीं हो कि आपसे ये सवाल नहीं बन रहा है। ये चीज़ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है। सो द आइडिया इज़ ईजी और मॉडरेट क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए, डिफ़िकल्ट तो वैसे भी नहीं बनेंगे। Consider the following statements regarding land breeze. Land breeze. In the land breeze, the wind blows from sea to the land. It usually takes place during daytime. अब ये इतना आसान सवाल है, बेसिक ज्योग्राफी है 11th क्लास की। अगर इसमें भी आप गलत कर रहे हो then you need to work on your basics. Consider the following statements regarding land breeze. लैंड ब्रीज में विंड ब्लो हो रहा है फ्रॉम सी टू द लैंड। मैंने आपको नंबर 1 रूल बताया था, विंड हमेशा जहां से आ रही है उसके हिसाब से उसका नाम होता है। तो ये लैंड ब्रीज है, मतलब ये विंड आ रही है जमीन की तरफ से, लैंड की तरफ से सी पे आ रहा है। तो इन द लैंड ब्रीज द विंड ब्लोज फ्रॉम सी टू द लैंड हो ही नहीं सकता, बिकॉज हमारे बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है। ये एग्जाम बेसिक्स फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होते हैं तब क्वालिफाई होता है। सो दैट इज वाई वोकैबुलरी, कीवर्ड्स, मीनिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो पहले ही एलिमिनेट हो गया, नहीं होगा। इट यूजुअली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम। अब आपको कॉन्सेप्ट पता है डिफरेंशियल हीटिंग का। सी है, लैंड है। जब सी दिन की बात आती है, लैंड बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो यहाँ पे लो प्रेशर होता है और यहाँ हाई प्रेशर होता है। विंड हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ब्लो होगी। जब नाइट की बात आती है तो लैंड जल्दी कूल हो जाती है और सी जल्दी कूल नहीं होता, तो सी में लो प्रेशर हो गया, लैंड में हाई प्रेशर हो गया, तो विंड ऐसे ब्लो होगी। तो डे टाइम कैसे होगा? नहीं होगा। सो द राइट आंसर इज डी। ये दोनों के दोनों गलत हैं, बिकॉज यहाँ पूछा गया था करेक्ट क्या है इनमें। ओके, ये कुछ इस तरीके से होती है। सी बेसिक NCERT है ये, लैंड और सी ब्रीज में कैसे फ्लो होता है। अब जैसे ये बताइए डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है और उसकी पहली स्टेज। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, द फर्स्ट स्टेज हैज हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टैलिटी। फर्टिलिटी भी हाई है, मोर्टैलिटी भी हाई है, जन्म भी ज़्यादा है, मृत्यु भी ज़्यादा है।
मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, ज़्यादातर लोग, मोस्ट लिखा हुआ है, ओके, मोस्ट, ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर में है। पॉपुलेशन ग्रोथ हाई है, इस टाइम पे पॉपुलेशन ग्रोथ हाई रहती है। सो आपको बताना है ये कौन सा दिस यहाँ पर करेक्ट है स्टेटमेंट। ओके ओके, सो यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में फर्स्ट स्टेज हैज हाई फर्टिलिटी हाई मोर्टेलिटी, जन्म मृत्यु दर दोनों ज़्यादा है, तो दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, धीरे धीरे हमारी डेमोग्राफी जनसंख्या किस डायरेक्शन में मूव हो रही है, और यहाँ स्पेसिफिकली बात है फर्स्ट स्टेज का। मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, ये जो स्टेज आती है ना एग्रीकल्चर, ये भी बाद की स्टेज है। जो शुरू की स्टेज होती है वहाँ ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा पीपल एग्रीकल्चर में हो, हंटर्स गैदरर्स ऐसा भी हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट को हमेशा ट्रू करना डिफिकल्ट रहेगा। पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ पे हाई है, अब यहाँ जन्म दर भी ज़्यादा है, मृत्यु दर भी ज़्यादा है, तो हाईली फ्लक्चुएटिंग पॉपुलेशन होती है। बट ये कहना गलत होगा कि यहाँ ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। तो ये जो आपने डाउट पूछा है, इसमें करेक्ट आंसर होना चाहिए केवल और केवल वन ओनली। ये जो दोनों स्टेटमेंट है इसको हमेशा करेक्ट कराना डिफिकल्ट है, बिकॉज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल ऐसा होता है। ये स्टेज 1 होती है, ये स्टेज 1 होती है। स्टेज 1 में आप देखो, जैसे यहाँ पे ट्राइब्स हैं या फिर फॉरेस्ट डिवेलर्स हैं, इस टाइप से है। ज़रूरी नहीं कि वो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा है, नो, बट ये ज़्यादा है कि वहाँ पे बर्थ रेट भी ज़्यादा है और डेथ रेट भी ज़्यादा है। तो बर्थ भी ज़्यादा है और डेथ भी ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन ऐसे एक्सपैंड नहीं कर रही है, एक्सपैंड होती है स्टेज 2 में। स्टेज 2 में क्योंकि स्टेज 2 में डेथ रेट एकदम से कम हो जाती है पर बर्थ रेट अभी भी हाई रहती है, तो इनके बीच का गैप बढ़ जाता है और पॉपुलेशन एक्सपैंड होती है। फिर थर्ड स्टेज आता है डेवलप्ड कंट्री, तो अब बर्थ रेट भी कम हो गया है, डेथ रेट पहले ही कम हो गया था, तो अभी लो फ्लक्चुएटिंग होती है। स्टेज 1 में हाई फ्लक्चुएटिंग होती है और ग्रोथ रेट हाई होती है इस जोन में, बीच वाले जोन में। तो यहाँ जो सेकंड स्टेटमेंट है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, नॉट नेसेसरी, हंटिंग गैदरर्स भी हो सकते हैं, प्रिमिटिव लाइफस्टाइल भी हो सकती है। पॉपुलेशन ग्रोथ हाई है, ग्रोथ हाई नहीं है, हाई फ्लक्चुएटिंग है। सो द करेक्ट आंसर इज ए, 1 ओनली। देन हिस्ट्री के सवाल देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग महायान बुद्धिज्म। बुद्धिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज महायान बुद्धिज्म। कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज द रिजल्ट ऑफ महायान बुद्धिज्म। जो बोधिसत्व है, इट इज द रिजल्ट ऑफ महायान बुद्धिज्म। They believe in universal liberation from suffering of all beings. Universal liberation from suffering of all beings. The Mahayan scholars predominantly used Sanskrit as a language. और एम्परर अशोका ने पैट्रोनाइज किया था महायान स्कूल को। तो आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। अब देखिए जो पहला स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट है बोधिसत्व, तो दिस इज ट्रू। महायान जो होता है मतलब इट्स अ बिग व्हीकल, लार्ज वेसल। सो बोधिसत्व इज द रिजल्ट ऑफ महायान बुद्धिज्म। और ये बात करते थे कि यूनिवर्सल लिबरेशन हो सकता है सफरिंग ऑफ ऑल बीइंग से, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ये इमेज वर्शिप, आइडल वर्शिप पे भी बिलीव करते हैं। महायान के जो स्कॉलर्स हैं प्रोमिनेंटली उन्होंने संस्कृत एज ए लैंग्वेज में वर्क किया, दिस कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज ट्रू। फोर्थ स्टेटमेंट है एम्परर अशोका। महायान एक्चुअली थोड़ा बाद में आया है। एम्परर अशोका जो थे वो हीनयान बुद्धिज्म पे ज्यादा था उनका फोकस, हीनयान ना कि महायान। हीनयान एंड महायान, और एक वज्रयान भी होता है। सो हियर द आंसर इज 1, 2 एंड 3। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। एम्परर अशोका हीनयान स्कूल, ओके। सो 1, 2 एंड 3। अब ये बताइए, जैनिज्म इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट डेज में रिवीजन टाइम पर बुद्धिज्म और जैनिज्म बहुत अच्छे से देखना है। दिस इज जैन तीर्थंकर। A Tirthankar is an individual who destroys attachment with all the earthly things and relations. मतलब वो detached हो गए हैं earthly things and relations से, वो completely detached है, तो this is called Tirthankar. Tirthankar are just ordinary men, but through their intense practice of kindness, equanimity, meditation, they attain the state of Tirthankar. तो मतलब ordinary men हैं, but वो अपने एक्ट्स के थ्रू, इंटेंस प्रैक्टिस के थ्रू वो हायर एचलियन पे मूव कर गए, दे अटेन द स्टेट ऑफ तीर्थंकर। महावीर फर्स्ट तीर्थंकर थे जैनिज्म में। अब यहाँ आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा। तो जो पहला स्टेटमेंट है, तीर्थंकर वो होते हैं जो डिटैच्ड हो गए हैं अर्ली थिंग्स एंड रिलेशन से, दिस इज ट्रू।
तीर्थंकर ऑर्डिनरी मैन हो सकते हैं, बट दे आर लाइक दे हैव अटेन्ड द स्टेट ऑफ तीर्थंकर बाय देयर एक्शन। दिस इज ऑल्सो ट्रू। ये एक बहुत बड़ा अक्सर डाउट हो जाता है स्टूडेंट्स को। जो जैनिज्म है, जैनिज्म में महावीर फर्स्ट तीर्थंकर नहीं है, 23rd है। ऋषभ देव इज फर्स्ट तीर्थंकर। सो द राइट आंसर इज ए 1 and 2 करेक्ट। यहाँ पे पूछा था, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, थर्ड इज रॉन्ग। He introduced the formula for cyclic quadrilaterals and computed the area of triangle. मैथमेटिशियन है इंडिया के एंड प्रोमिनेंट मैथमेटिशियन थे एंशियंट इंडिया के हु इंट्रोड्यूस जीरो टू द नंबर सिस्टम। आप कौन है पहचानना है। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, समुद्रगुप्त। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे। तो जो जीरो को फाइंड किया, क्वाड्रिलेटरल फॉर्मूले फाइंड किए, एरिया ऑफ ट्राइंगल किया, ये काम है ब्रह्मगुप्त का। ब्रह्मगुप्त बहुत फेमस मैथमेटिशियन रहे हैं इंडिया के, ब्रह्मगुप्त। ओके, सो दिस कंप्लीट्स हिस्ट्री। नाउ लेट अस कम टू इकोनॉमिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी प्रोवाइड्स अ पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी फ्रॉम द डिमांड साइड। मतलब जैसे जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं, कितना डिमांड है, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, लाइक दैट जीडीपी। फाइनल गुड्स जो हैं, जो एक साल में एक ज्योग्राफी के अंदर प्रोड्यूस हुए हैं, उसका फाइनल वैल्यू, दैट इज जीडीपी। तो जीडीपी और जीवीए दोनों काफी सिमिलर टर्म होते हैं, बट दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। जीडीपी प्रोवाइड्स अ पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी फ्रॉम द डिमांड साइड, जीवीए प्रोवाइड्स अ पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी फ्रॉम द सप्लाई साइड। अब इसमें से बताना है आपको करेक्ट क्या है। तो सी, जब भी हम न्यूज़पेपर में भी देखते हैं, कई बार हमने ये टर्म देखा है, जब भी सेक्टर स्पेसिफिक बात करनी होती है, हमें सेक्टर स्पेसिफिक पिक्चर जानना है, तो हम जीवीए की बात पहले करते हैं। जीवीए प्रोवाइड्स अ पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी फ्रॉम द सप्लाई साइड। इंडस्ट्री सेक्टर वाइज हमें ज़्यादा चीज़ों का पता चलता है, और जो जीडीपी होती है ये बताती है डिमांड साइड की सिचुएशन। सो द राइट आंसर इज बोथ 1 and 2। बोथ 1 and 2 ये दोनों के दोनों करेक्ट ऑप्शंस हैं। देन ये है सनसेट रिव्यू, ऑफन सीन इन द न्यूज, इज रिलेटेड टू व्हाट। सनसेट रिव्यू ये काफ़ी न्यूज़ में था, अभी न्यूज़पेपर में भी हमने पढ़ा सनसेट रिव्यू। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अभी श्रीलंका में क्राइसिस चल रहा है, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सनसेट क्लॉज भी एक टर्म होता है, और दिस इज सनसेट रिव्यू। तो क्या होता है कि जब कंट्रीज डंपिंग करने लग जाती है, डंपिंग क्या होता है कि एक कंट्री ए है, वो अपना प्रोडक्ट बहुत सस्ते दामों में कंट्री बी में डंप करने लग गई, तो कंट्री बी का जो इंटरनल दिस ट्रेड है, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसके लिए कंट्री बी क्या करेगी, यहाँ से जो डंप्ड प्रोडक्ट आ रहा है उसमें एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा के उसको कंपनसेट कर देगी। दिस इज कॉल्ड एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है, ये चीज़ आती है ट्रेड से रिलेटेड। ट्रेड से रिलेटेड मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूटीओ की चीफ कौन है? आंसर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डब्ल्यूटीओ की चीफ का नाम क्या है? नेम ऑफ द डब्ल्यूटीओ चीफ। Which of the following is not a non-tariff measure? Non-tariff measure एक्चुअली ट्रेड में बैरियर्स आते हैं, कुछ बैरियर्स होते हैं टैरिफ बैरियर, कुछ बैरियर्स होते हैं वो नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर जैसे हार्ले डेविडसन में हमने बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा दिया तो ट्रम्प वॉज वेरी अपसेट, सो ये कहलाते हैं टैरिफ बैरियर। नॉन टैरिफ बैरियर होते हैं जैसे अभी इजिप्ट ने बोला इंडिया से वीट बुलाना है, तो वो वीट की क्या कंडीशंस होनी चाहिए, क्या वहाँ पे फाइटोसैनिटरी मेजर्स होना चाहिए, कितना कोटा होना चाहिए। तो इट इज़ नॉट अबाउट मनी, इट इज़ अबाउट अदर कंडीशंस अटैच्ड टू दिस ट्रेड, import of certain goods and services. So these are called non-tariff barrier. ये बैरियर है टैरिफ, दूसरा बैरियर है नॉन टैरिफ। आपको बताना है इनमें से कौन सा नॉट अ नॉन टैरिफ बैरियर है। इंपोर्ट लाइसेंसिंग प्रोसीजर, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, फाइटोसैनिटरी तो होता है अक्सर यूरोप लगा देता है हमारे ऊपर, फाइटोसैनिटरी रेस्ट्रिक्शंस, टेक्निकल बैरियर्स होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस मतलब पैसे की बात नहीं कर रहे बट उससे अटैच्ड डिफरेंट वैल्यूज वगैरह आपने चेंज कर दिया तो वो नॉन टैरिफ हुआ। तो दिस ये सारे के सारे नॉन टैरिफ है। सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव आर नॉन टैरिफ मेजर्स, डी। ओके, अब आते हैं BS6 फ्यूल नॉर्म पे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज गुड बट मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसिस नहीं करवाना चाहता हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिकॉज दिस इज़ वेरी लो यील्डिंग। आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो ना तो आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सवाल अगर बनने लायक होगा तो बन जाएगा, नहीं बनने लायक होगा तो वो वैसे भी नहीं बनेगा, तो बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है।
बट अगर आपने पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा अच्छे से तो ये आपको बहुत कॉस्ट कर सकता है। तो दैट इज़ वाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक जनरल लेवल का हमें आना चाहिए। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए ना तो पैनिक करना है और ना बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने। रेगुलर जो एक जनरल लेवल का है वो हमें बनना चाहिए, दैट्स ऑल। जैसे ये जनरल लेवल का है, BS6 फ्यूल नॉर्म्स है। एयर पॉल्यूटेंट इन BS6 फ्यूल नॉर्म्स आर मच लेस एज कंपेयर टू BS4 फ्यूल। अब देखो बहुत सारी चीज़ें नहीं भी आती ना तो भी आप बता सकते हो। एयर पॉल्यूशन है BS6 में कम होगा एज कंपेयर टू BS4। जब भी हम एक जनरेशन ऊपर जा रहे हैं तो चीज़ें तो बेहतर ही होगी ना। तो BS4 ज़्यादा पॉल्यूटिंग है तो BS6 लेस पॉल्यूटिंग होगा। लॉजिकली इट हैज़ टू बी राइट। द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इम्प्लीमेंट दीज स्टैंडर्ड्स। अब ये पॉल्यूशन रिलेटेड बात है, देर इज़ अ वेरी गुड चांस कि CPC भी इसको इम्प्लीमेंट कर रहा होगा। कैसे स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, क्या नॉर्म्स होना चाहिए, एट्सेट्रा। सी आई टेल यू वन मोर थिंग, स्टूडेंट्स बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। उनको लगता है बस नॉलेज गैदर करना है, नॉलेज गैदर करना है, सीखना है, दिस एंड दैट। बट द पॉइंट इज़ क्या आप उस नॉलेज को प्रोसेस कर पा रहे हो, क्या उस नॉलेज का एप्लीकेशन पार्ट में उसको कन्वर्ट कर पा रहे हो। ये जो चीज़ है ये एक्चुअली में आपका सिलेक्शन कराएगी, एप्लीकेशन पार्ट। इट डजंट मीन आपको कितना आता है, इट मीन्स आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हो। तो दिस इज़ द वे MCQs हमें सॉल्व करना है। देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, उनको बहुत आता है बट 4 ऑप्शन दे दो वो नहीं कर पाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत कर देते हैं। सो ऐसा नहीं बनना है। ट्राई टू सॉल्व MCQs, अंडर प्रेशर करो। और जो रियल डील है एग्जाम MCQs जो अंडर प्रेशर परफॉर्म करना है, लर्न दैट हैबिट, ओके, लर्न दैट आर्ट। सो दिस इज द थिंग। जैसे अब ये देखो, इसमें कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं चाहिए, इट इज ऑल अबाउट स्ट्रीट स्मार्टनेस। दिस इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो द राइट आंसर इज सी। सम स्टूडेंट्स का हैबिट होता है वो पढ़ते ही नहीं है क्या लिखा हुआ है, वो जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी रहती है, वो पढ़ते ही नहीं है प्रश्न क्या पूछा है, फटाफट आंसर मार्क करने लग जाते हैं। इट इज़ नॉट, आपको जल्दी के नंबर नहीं मिलेंगे, आपको करेक्ट के नंबर मिलेंगे। ओके, ये चीज़ याद रखना है, करेक्ट के नंबर मिलते हैं। With reference to the open source software, consider the following statements. Open source software है, जो future है वो open source software का है। It is a software that is distributed with its source code. जैसे कोविन प्लेटफॉर्म का हमने open source distribute कर दिया। It is a software that is distributed with its source code. It allows anyone to modify the software to best fit their needs. अब इनमें से करेक्ट क्या है? अब ये भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब बताओ इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हमें याद होना चाहिए? नो, रेगुलर न्यूज़पेपर की चीज़ें। एक न्यूज़पेपर रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं जिन्होंने किया है, दे विल रियलाइज इट्स ब्यूटी ऑन 5 जून की ये कितना यूजफुल रहा आपके लिए। देखो सॉफ्टवेयर, ये बिल्कुल करेक्ट है, कोई गलती नहीं है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर, अब जैसे कोविन है, नेपाल को चाहिए, उसने अपने अकॉर्डिंगली उसको चेंज कर लिया। तो द पॉइंट इज दे कैन चेंज सॉफ्टवेयर को अपने हिसाब से, उसके डिफरेंट वर्जन्स ला सकते हैं। जैसे लिनक्स का आ जाता है, उबुंटू, डेक्स्ट्रो आ जाता है, देयर आर सो मेनी अदर्स। सो बोथ आर एब्सोल्युटली ट्रू, बोथ आर एब्सोल्युटली ट्रू। अब ये बताइए, मैपिंग बहुत ज़रूरी है। आंसर राइटिंग में हमने ऑलमोस्ट हर इंपॉर्टेंट सी, स्ट्रेट, लोकेशन, कॉन्टिनेंट, यूरोप सब कवर कर रखा है। आप वेबसाइट में जाके कोई भी कीवर्ड सर्च करोगे, आपको बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स उस डेट के दिखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट बॉर्डर द कैस्पियन सी? अब कैस्पियन सी बड़ा बेसिक सा सवाल है, गलत नहीं होना चाहिए। और यहाँ क्या लिखा है? नॉट। तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, आर्मेनिया और ईरान। ईरान क्या कैस्पियन सी में आता है? तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? टेल। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है तो तुर्कमेनिस्तान तो है, कजाकिस्तान भी है और ईरान भी है, बट आर्मेनिया नहीं है कैस्पियन सी में। सी, लुक एट दिस मैप, ये कैस्पियन सी है, इधर रशिया है, इधर कजाकिस्तान है, इधर अजरबैजान है, इधर ईरान है और इधर तुर्कमेनिस्तान है। तो देयर इज नो आर्मेनिया। ऑलराइट, सो दीज आर द क्वेश्चंस। इसका PDF भी मैं क्विकली अभी शेयर कर दूंगा। रिवाइज और इस सेशन को अभी कंटिन्यू करना है, इससे आपका जो MCQ सॉल्व करने का जो स्टाइल है उसमें बहुत रिफाइनमेंट आएगा और ये एक्चुअली में आपको बहुत हेल्प करेगा रियल एग्जाम में। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।